नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वरदान बैच में हम एसबीआई कलर को आरआरबी पीओ कलर के लिए क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें आज का हमारा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डीआई है। ये डीआई की काफ़ी सारी क्लासेस होंगी, तो ये डीआई की फर्स्ट क्लास है। इस डीआई की क्लास के अंदर हम लोग डीआई के कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको डीआई को सॉल्व करने के लिए उसको देखेंगे। उसके अलावा हम लोग टेबल डीआई आज की क्लास में कंप्लीटली पढ़ेंगे और टेबल डीआई को बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और जो आपकी समस्याएं जो आपको आती हैं इस डीआई को सोल्व करने में उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है और उसको कैसे रिजोल्व करें हम लोग, और जो टाइम की जो प्रॉब्लम होती है कैसे जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करें उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखो टेबल डीआई के अंदर ही आप लोगों का मिसिंग डीआई आ जाता है, क्योंकि मिसिंग डीआई टेबल में ही पूछा जाता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मिसिंग डीआई भी कवर करवा दूंगा। तो काफ़ी थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन बड़ा धैर्य से देखेंगे तो आपका टेबल डीआई, डीआई के बेसिक रूल्स और जो डीआई की जो मूल भावना है जिससे पूरा डीआई का चैप्टर चलता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज के क्लास के अंदर। आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे कंप्लीट कोर्सेज और बाकी सारी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह पीडीएफ वगैरह और इस वरदान बैच के क्विज और जो पीडीएफ हम फ्री दे रहे हैं वो भी वहीं पे मिलेंगे आप लोगों को। और इस कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस टाइमिंग के बीच में, ठीक है। चलो, तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के अंदर कुछ अलग नहीं होता है। अगर किसी को परसेंटेज, रेशियो और एक एवरेज, ठीक है, इन तीन चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो तो वो आप लोगों की जो डीआई है उसको सोल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो या परसेंटेज के ऊपर होते हैं, रेशियो पे होते हैं, एवरेज के ऊपर होते हैं। जैसे परसेंटेज का कोई बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, उससे डीआई में अलग क्या होता है? डीआई में अलग क्या होता है? परसेंटेज का जैसे कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक से, तो उसमें एक लैंग्वेज दी होगी और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो उसी लैंग्वेज में जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन, उसी लैंग्वेज में सारा डाटा दिया होगा। डीआई में क्या करेगा, उस लैंग्वेज में से एक दो डाटा को बाहर निकाल के उसको एक टेबल के फॉर्म में, एक पाई चार्ट के फॉर्म में, एक लाइन ग्राफ के फॉर्म में, एक बार ग्राफ के फॉर्म में आप लोगों को दे देगा। मतलब कुछ नहीं किया गया है, एक परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के क्वेश्चन में से थोड़ा सा डाटा निकाल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया गया है। तो बस आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा कि कौन सा डाटा क्वेश्चन में से निकाल के ग्राफ में दिया गया है जिसको मुझे क्वेश्चन में को सोल्व करते टाइम पे यूज में लेना है। तो अगर इसका नॉलेज होगा तो डीआई बड़ी आसान हो जाएगी। फिर सीखने वाली बात इतनी सी रह जाती है कि जो हमारा जो ग्राफ दिया गया है उसमें से हमें डाटा कैसे निकालना है और फिर कैलकुलेशंस कैसे करनी है, बस यही दो बातें सीखने लायक रह जाती हैं। अब देखो डीआई के अंदर अगर आप लोग डीआई को सोल्व कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई हम लोग अगर मान लो कुछ गलती करते हैं एग्जाम में तो क्या क्या गलतियां करते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि डीआई को सोल्व करने की जो अप्रोच है ना, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट के ऊपर एनालाइज द डाटा, ठीक है, एनालाइज द गिवन डाटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस आपको अब तक बात पहुंचानी है, तो इसे इसको सुंदर लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो एनालाइज द गिवन डाटा मतलब जो डाटा आपको दिया गया है ना, उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि आपको कौन सा ग्राफ दिया गया है और उसके अंदर क्या डाटा दिया गया है। अगर आपको वही नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आपको कौन सा डाटा कहाँ पे यूज लेना है। तो सबसे पहले जो डीआई में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये डीआई दी गई है, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा, वैसे क्वेश्चन टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। तो ये जैसे डीआई का एक यहाँ पे एक टेबल डीआई दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डीआई में जो डाटा लिखा गया है ना ये किस चीज़ का डाटा है। तो उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये अच्छे से पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको डाटा का एनालिसिस करना है कि डाटा को, कौन सा डाटा आपको दिया गया वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन के में डाटा को छोड़ दिया होगा, तो अगर हमारी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग इधर से उधर हो जाएगी तो हम डाटा ही गलत अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो क्वेश्चन तो फिर गलत होना ही होना है। इसलिए डाटा को बड़ा ध्यान से देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको अर्थमेटिक में भी हमेशा बताया है कि जो लैंग्वेज होती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो परसेंटेज का टॉपिक हो, चाहे वो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, डीआई में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। डीआई में आपने डाटा समझ लिया,
जैसे ये डाटा आपको दिया गया था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया किस चीज़ का डाटा दिया गया। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन। जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको ये पता लगाना है कि आपको क्या गिवन है और क्या आप लोगों से पूछा गया। तो जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी। अगर इन दो चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने काम कर लिया कि सबसे पहली अप्रोच के अंदर सबसे पहला दिमाग लगाना है कि भाई डाटा को अच्छे से एनालिसिस करना है, फिर लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसके बाद में जैसे जैसे लैंग्वेज बोले वैसे वैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले जाना है। इन दो चीज़ों में गलती नहीं करनी है कि डाटा को गलत समझ लिया या फिर लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ को हम लोगों ने गलत समझ लिया, तो फिर क्वेश्चन गलत डायरेक्शन के अंदर पक्का चला जाएगा। बाकी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो हम लोग सीख ही लेंगे, लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। अब सर ये आएंगी कैसे? ये आएंगी प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे। जैसे आज की क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको टेबल डीआई के, मिसिंग डीआई के, तो आप लोगों को वहीं से एक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी। फिर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तो हम इसके बाद में लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे, फिर कैसलेट डीआई पढ़ेंगे, फिर मिक्स डीआई पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों में फिर धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। चलो भाई, हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें जो डायरेक्शंस ये दिया गया है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में, बाकी आगे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपसे बोले जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के लेवल की बात कर लेता हूँ। ये किसी कलर के एग्जाम प्री के अंदर इस तरीके से तो ये शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा दिया गया है। आप लोगों से अगर सिंपल अगर एग्जाम में डाटा पूछा जाएगा तो या तो इतनी सी डी होगी, 2 कॉलम की डी या 3 कॉलम की डी होगी। इससे ज़्यादा इतना लेवल घुमा के कि भाई परसेंटेज भी दे दिया, 2-2 रेशियो दिए हुए हैं, इस लेवल के ऊपर जाके डी आपसे प्री लेवल में एटलीस्ट क्लर्क लेवल पे नहीं पूछेगा, पीओ लेवल पे भी इतने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ 6 लेवल का क्वेश्चन ले लिया है, ताकि आपका एसबीआई पीओ बाकी जो स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ऐसे इसको ओवरऑल जज मत कर लेना कि भाई मुझे तो क्लर्क एग्जाम के लिए भी 10 सेकंड में क्वेश्चन को करना है, तो इसमें कैसे कर पाऊंगा। वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि टेबल डीए में क्या क्या चीज़ें काम में आती है हमारे। तो उस तरीके से आपको बस इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना है कि हमें कैसे हम परसेंटेज को काम में लेते हैं, कैसे हम रेशियो को काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन से बस इतना सा समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि ये क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने देखा टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स ऑफ 2 कंपनीज पी एंड क्यू सोल्ड बाय 5 डिफरेंट सेलर्स। देखो यहाँ पे ये सेलर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सेलर्स में एस को यहाँ लिख लो, ठीक है ना। ये सेलर दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। सेलर के बाद में टोटल बॉल सोल्ड की भाई इन सेलर्स ने, सेलर ये यू वी एक्स वाई जेड 5 सेलर इसने बोला ना, ठीक है। पी और क्यू तो अलग अलग कंपनी है जो बॉल बना रही है, ठीक है। और ये 5 डिफरेंट सेलर हैं, ये 5 डिफरेंट सेलर्स हो गए। सेलर्स लिखा है ना यू वी एक्स वाई जेड, ये तो सेलर हो गए और ये कंपनी की बॉल हो गई। जैसे मार्केट में अलग अलग दुकानें होती है ना, लेकिन मोबाइल तो सारी कंपनियों के सारी दुकान पर मिलते हैं। तो मान लो एक दुकान यू है, एक वी है, एक से वाई है, जेड है, ठीक है। तो यू वाला 12,000 मोबाइल बेच देता है, वी वाला 9,000 मोबाइल, अलग अलग दुकानों पे, लेकिन ब्रांड भी सारे मिलते हैं। तो ये तो पी और क्यू तो एक तरीके से आप ब्रांड मान सकते हो, जो बोल के ब्रांड है। और ये अलग अलग दुकानें मान सकते हो कि भाई अलग अलग सेलर्स ने बेची हैं और ये क्वांटिटी उसकी बेची गई है। सम बॉल्स आर फॉर ओडीआई मैचेज एंड रिमेनिंग आर फॉर टेस्ट मैचेज। कुछ बॉल जो है वो ओडीआई मैचेज के लिए हैं, और मतलब वनडे मैचेज के लिए, कुछ बॉल टेस्ट मैच के लिए हैं, ठीक है। और इस तरीके से डाटा दिया गया। तो अब आपको सिंपल सी एक चीज़ समझ में आ रही है पूरा डाटा देखने के बाद में, कि भाई मेरे पास में 5 सेलर हैं, ये 5 सेलर हैं, ये बॉल्स को जो क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको ये सेल आउट कर रहे हैं। तो टोटल बॉल्स सोल्ड यानी टोटल मिला के यू 12,000 बेच रहा है, वी 9,000, एक्स 7,500, वाई 14,000 और जेड 10,500। इस तरीके से नंबर्स ऑफ बॉल्स होगी। उसके बाद में उसने डायरेक्शन में बोला था कि ये 2 टाइप की बॉल्स बेचते हैं, एक तो वनडे मैच के लिए, एक टेस्ट मैच के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया देखो वनडे मैच, इन ये जो बॉल ये बेच रहे हैं, इनमें से वनडे के लिए जो बॉल बेच रहे हैं उनका परसेंटेज, इन परसेंटेज दिया गया है। लेकिन 12,000 बॉलों में से 52% जो बॉल इसने बेची है ना यू ने, वो किसकी है? ओडीआई वनडे मैच की बॉल है। और इसका जो वी है उसकी 9,000 में से 65% वनडे मैच की है, बाकी सारी टेस्ट मैच की है। मतलब 52% वनडे मैच की होगी तो बची हुई 48% किसकी होंगी? 52% अगर ओडीआई मैच की होंगी तो बाकी 48% टेस्ट मैच की होंगी, ठीक है। अब आगे जाके आप लोगों को एक रेशियो दिया गया है। रेशियो में आप लोगों को दिया गया है कि अलग अलग कंपनी बताई थी ना, पी और क्यू 2 अलग अलग बॉल बनाने वाली कंपनी है। अब पी और क्यू की कंपनी जिन कंपनियों की इन्होंने बॉल बेची है उसमें से रेशियो दिया गया, लेकिन ओडीआई बॉल्स का अलग दिया गया है और टेस्ट मैच का कंपनीज का रेशियो अलग दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली। डाटा आपको इतना समय नहीं लगेगा, मैंने बस डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले लिया। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। चलो, ये क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे इसकी मैंने डी यहाँ पे पुट कर दी। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज को, आप लोगों को हमेशा डी में जहां भी परसेंटेज या ये ऐसी चीजें दी गई होंगी
तो आपको एक मेथड पे चलना है। अगर कहीं पर रेशियो या परसेंटेज दिया गया है, आपको 1% एक रेशियो रूल पे चलना है। ये एक जबरदस्त रूल है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ गए तो आप लोगों की डीआई बड़ी आसान हो जाएगी। आपको सीधा लिखना आप लोग सीख जाएंगे और सीधा क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन में जितना भी डाटा दिया गया है उसमें या तो किसी चीज की वैल्यू परसेंटेज में, जैसे ये टोटल बॉल सोल्ड है, इसमें ओडीआई बॉल्स जितनी बेची गई हैं 12,000 में से, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? परसेंटेज वैल्यू उसकी 52 है। परसेंटेज वैल्यू कितनी है उसकी? 52 है। उसकी रियल वैल्यू कितनी होगी? रियल वैल्यू तो 12,000 का 52% निकालेंगे, लेकिन उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 52% होगी। ठीक है। और पी और क्यू ओडीआई बॉल्स के अंदर इसकी पी कंपनी की रेशियो वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। क्यू कंपनी की रेशियो वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। इसकी रियल वैल्यू कैसे होगी? रियल वैल्यू 12,000 से निकलेगी। तो जब भी आपको किसी चीज की, मान लो यहां पे पी का जो रेशियो की वैल्यू 5 है, अगर मैं इस जगह पे एक रेशियो की वैल्यू निकाल दूं, आपको एक रेशियो की वैल्यू निकाल दूं कि भाई इस 5 रेशियो 8 में से ये जो रेशियो दिया गया इसमें एक रेशियो का वैल्यू कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी निकाल दूं, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10। तो आपको पूछा गया कि पी कंपनी की ओडीआई में कितनी बेची, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 10 तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी? 50। तो इंपॉर्टेंट है कि आप वो एक रेशियो का वैल्यू निकालें। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक रेशियो का वैल्यू अगर आप लोग निकाल पाएंगे तो आप लोग जो जिस चीज का जितना रेशियो होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने एक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, और इसका रेशियो है 5 पी का, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी की रियल वैल्यू आ जाएगी। रियल वैल्यू और रेशियो वैल्यू में फर्क समझना है। रेशियो वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यूज, रियल वैल्यू मतलब रियल बॉल्स, कितनी बॉल्स उसने बेची, नंबर ऑफ बॉल्स जो 12,000 से निकलेंगे। अगर मैंने एक रेशियो की वैल्यू निकालनी तो इस 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? ओडीआई में क्यू कंपनी की बॉल आ जाएगी। ठीक है। तो एक रेशियो एक परसेंटेज मेथड से चलना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप पहले उस टोटल का एक रेशियो या एक परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में उसको फिर जितना उसका रेशियो या परसेंटेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल टेस्ट मैचेज बॉल ऑफ कंपनी पी, ठीक है ना, टोटल जो टेस्ट मैच है उसकी कंपनी पी की सोल्ड बाय वी, यानी कि वी के द्वारा कंपनी पी की टेस्ट मैच के लिए बॉल बेची गई, यानी कि वी के द्वारा कंपनी पी की टेस्ट मैच का रेशियो वैल्यू कितना है? 4 वैल्यू है। ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल ओडीआई बॉल्स ऑफ कंपनी क्यू सोल्ड बाय एक्स, एक्स के द्वारा कंपनी क्यू की ओडीआई बॉल्स जो सोल्ड की जाती है, तो ओडीआई बॉल्स कितनी है? यहाँ पे भी रेशियो 4 है। ठीक है। तो आप लोगों को एक्चुअली में क्या करना है? इस रेशियो 4 की वैल्यू निकालनी है, इस रेशियो 4 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये निकाल लिया आपने तो फिर कम ज्यादा तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई कंपनी टेस्ट मैच के लिए जो पी कंपनी की वी ने सोल्ड की है, तो वी ने पी कंपनी की टेस्ट मैच के लिए जो सोल्व की उसका रेशियो 4 है। अब मेरे को उस रेशियो तक पहुंचना है। तो अब मैं वी के लिए बारे में जो बात कर रहा हूं वो किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं? जो वी के बारे में बात कर रहा हूं, टेस्ट मैच के। तो सबसे पहले आपको, ये तो टोटल बॉल्स है 9,000, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा भाई ये रेशियो किसका है? टेस्ट मैच की बॉल्स के अंदर ही है, इसमें और कोई बॉल नहीं आ सकती। तो सबसे पहले निकालो टेस्ट मैच में कितनी बॉल्स यूज हुई। तो मुझे बताओ, इस 9,000 का 65% यूज हुआ किसमें? ओडीआई बॉल्स में। तो बचा हुआ जो 35% होगा वो किस में यूज होगा? टेस्ट मैच में होगा। ठीक है। अब आपको दिमाग में हमेशा ऐसे नहीं करना है कि 9,000 का 35% निकालना है तो 9,000 गुणा 35/100, ये सब नहीं करना है हमें, ये सब हमें नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को करना क्या है? हमें सीधा सीधा 1% पे जाना है कि भाई 100% की वैल्यू कितनी थी? 9,000 थी। तो 1% की दिमाग में वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 90 आ जाएगी। 1% की 90 आ जाएगी। 100 का डिवाइड कर दो दिमाग में, तो 1% की वैल्यू आ गई 90। ठीक है। तो आपको निकालने टेस्ट मैच की बॉल। तो यहाँ पे ओडीआई की जब 65% है तो टेस्ट मैच की कितनी होगी? 35%। तो 1% की वैल्यू 90, तो 35% की कितनी होगी? 35 से मल्टीप्लाई। 65% ओडीआई है, मुझे निकालना है टेस्ट मैच का। उसने बोला है क्या? टेस्ट मैच का बोला है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 90 को 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो मेरा नंबर आ गया 90 गुणा 35, ये टेस्ट मैच की टोटल बॉल आ गई कि नहीं आ गई? टेस्ट मैच की टोटल बॉल आ गई।
तो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ टेस्ट मैच का टोटल रेशियो कितना है, 7 है कि नहीं है? तो ये बताओ, ये 7 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू है कि नहीं है? 7 रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर ये 7 रेशियो का वैल्यू है तो एक रेशियो का निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया। भाई ये टोटल टेस्ट मैच की जो बॉल आ गई वो आ गई, और टेस्ट मैच की टोटल बॉल्स का जो रेशियो है वी का वो 7 है। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 7 रेशियो का वैल्यू अगर है तो एक का निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था कंपनी पी। कंपनी पी कितना बेच रही है, तो 4 रेशियो उसका वैल्यू है। तो एक रेशियो का वैल्यू ये आ गया, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4 आ गया। आपको ये लिखना आना चाहिए बस। अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो ये इतना बड़ा झमेला जो है ना, इससे आपको डर नहीं लगेगा कि भाई ये इतना डाटा दे दिया, मैं इसको कैसे सोल्व करूं। एक एक चीज आपको सोल्व करने के लिए इतने में आ गया। देखो इतने में ये आ गया कि पी कंपनी की वी ने टेस्ट मैच के लिए कितनी बॉल सोल्ड की, ये आ गया। लो, इस 4 रेशियो का वैल्यू आ गया। ये आपको निकालना आना चाहिए था। एक रेशियो का वैल्यू निकाल के हमने 4 रेशियो का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब ये तो आ गया वी द्वारा बेची गई कंपनी पी के बॉल्स। अब आगे क्या पूछा गया, इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पहले फिर पूछा गया कि टोटल ओडीआई बॉल्स ऑफ कंपनी क्यू सोल्ड बाई एक्स। एक्स द्वारा टोटल ओडीआई मैच की कंपनी क्यू की बॉल किसने बेची है, तो कंपनी एक्स क्यू कंपनी की ओडीआई मैच के लिए बॉल 4 रेशियो का वैल्यू है। तो सबसे पहले आप निकालो कंपनी एक्स ओडीआई मैच के लिए कितना परसेंट कितने बॉल्स को बेचती है टोटल मिला के, ओरिजिनल वैल्यू निकालो उसकी। तो ओडीआई मैच के लिए 60% बेचती हैं। 60% मतलब जो बॉल्स हैं वो बेच देती हैं ये जो ये सेलर एक्स है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 7500 होगा। 75 होगा, बस 7500 लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो 60% का वैल्यू कितना होगा, 60। तो 1% से 60% का वैल्यू निकाल लिया, तो 1% 1 रेशियो मेथड। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि 75 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या आ गई, ये टोटल ओडीआई में जो बॉल सोल्ड की है एक्स ने वो आ गई। अब ये टोटल ओडीआई वनडे मैच के लिए टोटल बॉल आ गई। इसका मतलब क्या, ये इस रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू। तो ये जो टोटल ओडीआई में मैच में जो बॉल्स बेची गई है उसका टोटल रेशियो कितना है, 15 है, और टोटल बॉल्स की ओरिजिनल वैल्यू ये है। तो अगर 15 रेशियो का वैल्यू ये है तो एक रेशियो का कितना होगा, 15 से डिवाइड कर दो। समझ गए? ठीक है, और मुझे कौन सी कंपनी का निकालना था, क्यू कंपनी का निकालना था, और क्यू कंपनी का रेशियो कितना है, 4 है। तो एक रेशियो का वैल्यू ये लिखा हुआ है और 4 रेशियो का निकालना 4, तो कंपनी क्यू का भी आ गया। ये लो, ये लिखना आना चाहिए बस। ये लिखने में कितना समय लगाओगे, अगर समझ जाओगे तो 10-20 सेकंड में लिख दोगे। ठीक है, 30 में लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 7 पंजो 35, तो 5 चौक 20 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 1800, और ये आ गया 15 चौक 60। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 150, 300, 300 को 4 से करोगे तो आ जाएगा 1200। अब आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर। आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से समझिएगा। वी द्वारा बेची गई कंपनी पी की कुल टेस्ट मैच की गेंदों की संख्या एक्स द्वारा बेची गई क्यू की कुल ओडीआई गेंदों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक और कम निकालने के लिए तो इनका माइनस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कम अधिक है, 1800 में से 1200 माइनस कर दो तो 600 कम ज्यादा होगा। अब इसने क्या पूछा, कितना अधिक है। तो डिवाइड में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को कि सर 1800 आएगा या डिवाइड के अंदर 1200 आएगा। देखो वैसे तो हमें लैंग्वेज से समझना होता है। लैंग्वेज से कैसे, इसने पूछा है वी द्वारा बेची गई पी की कुल टेस्ट मैच की गेंदों की संख्या एक्स द्वारा बेची गई क्यू की कुल ओडीआई गेंदों की संख्या से, किससे बोल रहा है, क्यू की ओडीआई गेंदों से। तो क्यू की ओडीआई गेंदें कितनी है, जो कंपनी एक्स द्वारा बेची गई क्यू कंपनी की ओडीआई गेंदें 1200 है। तो वैसे तो यहाँ पे 1200 आएगा, हमें लैंग्वेज से समझना होता है। लेकिन मान लो कई बार लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो आप एक चीज जुगाड़ बताता हूँ आपको। जुगाड़ ये है कि भाई हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है, मोर है, मोर। ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। जब अधिक कोई चीज होती है तो कम वाली से ही हो सकती है। ठीक है ना, अधिक कोई चीज होती है वो कम से ही तो ज्यादा होगी, ज्यादा वाली से ज्यादा कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 600 कम या ज्यादा है ये कम वाली वैल्यू से ही होगी, ज्यादा वाली से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो जब भी आपको अधिक पूछा जाए तो जो छोटी वैल्यू होती है वो लिख दो नीचे, क्योंकि छोटी वैल्यू से ही तो कुछ अधिक होगा। और कभी कई बार पूछा जाए कितना कम होगा, तो कम तो हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू से, अगर कम पूछता तो 1800 को लिख देते नीचे। तो यहाँ अधिक पूछा गया है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 50% आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था इसलिए डिटेल में समझाया। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये लिखना अगर आप सीख गए ना, बताओ भाई कमेंट करके, सारे लिखना सीख गए ना ये सारे के सारी चीजें। ठीक है, जब आपकी क्लास प्रीमियर हो रही होती है तो मैं कमेंट देखता रहता हूँ, तो जो यहाँ बोलता हूँ तो आप लोग जरूर से उसको बताया कीजिए मुझे। ठीक है,
तो ये दो जो वैल्यूज मैंने ये लिखी यहाँ पे 1:1 परसेंटेज मेथड से, ये आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो कैलकुलेशंस थोड़ी सी इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, आपके एग्जाम में इतनी मतलब हर क्वेश्चन में ही यहाँ पे, जैसे पहले क्वेश्चन में तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आने वाले सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही रहेंगी। वो इसलिए मैंने क्वेश्चन इस टाइप का लिया है कि ताकि आपको कैलकुलेशन वो मैं कर करके दिखाऊँ तो आपके दिमाग में बैठ जाए वो सारी चीज़ें। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है वाई और जेड द्वारा मिलाकर कंपनी क्यू की बेची गई कुल गेंदें। वाई और जेड द्वारा कंपनी क्यू की कुल बेची गई गेंदें। ठीक है, कंपनी क्यू की कुल बेची गई गेंदें किसके लिए, कंपनी क्यू की कुल बेची गई गेंदें, यानी कि ये 3 रेशियो भी, ये 5 रेशियो भी, ये 5 रेशियो भी, ये 4 रेशियो भी, मतलब इन सब का वैल्यू निकालना है हमें। भाई इसने ये तो बोला नहीं कि ओडीआई मैच या टेस्ट मैच, इसने सीधा सा ऐसे बोल दिया कि कंपनी वाई और जेड द्वारा मिलाकर कंपनी क्यू की बेची गई कुल गेंदें। अब आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना टेस्ट मैच ओडीआई बोला नहीं बोला, तो कंपनी क्यू की सारी गेंदें, उसमें टेस्ट मैच भी आ गया, ओडीआई भी आ गया, ये आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, मुझे इस 3 रेशियो की, 5 रेशियो की, 5 रेशियो की, 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है वाई और जेड के लिए। फिर आगे पूछा इसने, आगे देखते क्या पूछ रहा है। आगे इसने पूछा एक्स और वाई द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी पी की कुल गेंदों से कितने अधिक है। अब इसने पूछ लिया कि वाई और जेड की तो कंपनी क्यू की कुल गेंदें, और फिर पूछा एक्स और वाई की कंपनी पी की कुल गेंदें। तो पी की, एक्स और वाई की पी की कंपनी की कुल गेंदें कितनी है, ये है, बताओ ये है कि कितनी अधिक है, यानी कि इन दोनों में आपस में, इन दोनों को जोड़ के फिर आपस में इनको क्या करना है, माइनस करना है, तभी तो कम ज्यादा निकलेगा। तो सबसे पहले वाई और जेड द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी क्यू की कुल गेंदें निकाल लेते हैं। निकालो भाई, वाई और जेड द्वारा, तो वाई टोटल कितनी बोले बेच रहा है, 14,000 बेच रहा है। मुझे कौन सी कंपनी की निकालनी है, पहले क्यू कंपनी की निकालनी है। ठीक है, तो मुझे क्यू कंपनी में ओडीआई वाली की भी निकालनी है और मुझे टेस्ट मैच की भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि 14,000 100% का वैल्यू है, 100% का है ना, 14,000 टोटल बोले, तो 1% का वैल्यू 140 होगा कि नहीं होगा, तो 140 हो गया, ये लो 140 हो गया 1% का वैल्यू। अब मुझे सबसे पहले मैं ओडीआई बोल निकाल सकता हूँ। ओडीआई बोल कितनी है, 1% का वैल्यू 140, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, 1% का वैल्यू 140, तो 40% का वैल्यू, ये ओडीआई हो गया। अब ओडीआई में मुझे कंपनी क्यू का निकालना है। ठीक है, तो कंपनी क्यू के लिए टोटल जो ओडीआई में जो रेशियो है वो कितना है, 7 है कि नहीं है, यानी कि ये जो टोटल वनडे मैच के अंदर जो बॉल बिक रही है वो इतनी है, और ये टोटल कितना रेशियो का वैल्यू है, टोटल रेशियो तो ओडीआई बॉल्स का कितना है, 4 और 3 7 है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया। और मुझे किसका निकालना है, कंपनी क्यू का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम प्लस करते हैं भाई। ठीक है, इसको सबको जोड़ना है ना, कंपनी क्यू की सारी बॉल्स को जोड़ना है। उसके बाद में फिर से मैं लिखता हूं कि भाई 140 1% की वैल्यू है। अब टेस्ट मैच का निकालेंगे भाई कंपनी क्यू का, एक वाई के लिए टेस्ट मैच का निकालने के लिए भाई 1% का वैल्यू 140 है, तो वनडे मैच में 40% बोले जाती है, तो टेस्ट मैच में कितनी जाएंगी, 60% जाएंगी, तो 1% का वैल्यू 140, तो 60% का मल्टीप्लाई बाई 60। अब बताओ टेस्ट मैच में टोटल रेशियो का वैल्यू कितना है, 5 और 3 8 है कि नहीं है, टोटल रेशियो का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये जो वैल्यू है ये 8 का है कि नहीं, ये वैल्यू 8 रेशियो का है। और मुझे किसका निकालना है, कंपनी क्यू का रेशियो निकालना, तो कंपनी क्यू का रेशियो 5 है। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आने लगी होंगी ये चीज़ें। ठीक है ना, प्लस कर लेते हैं। उसके बाद में मुझे जेड का कंपनी क्यू निकालना है, तो जेड में 1% का वैल्यू कितना होगा, 105 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो दिमाग के अंदर 105, और ये जो 45 है वनडे मैच में बिक रही है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45% का वैल्यू आ गया। वनडे मैच का टोटल रेशियो कितना है, 4:5 के हिसाब से 9 है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 9 से डिवाइड कर दिया। और मुझे किसका निकालना है, कंपनी क्यू का निकालना है, तो क्यू का रेशियो कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ये आ गया भाई जेड का ओडीआई मैच में कंपनी क्यू आ गई, प्लस फिर आगे चलते हैं भाई। इतनी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती किसी भी क्वेश्चन में, अगर मिलती है तो आप उसको वो भी मतलब कुछ और भी कर सकते, लेकिन आपको ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, आपको ये लिखना समझ में आना चाहिए बस एक बार के लिए, ताकि टेबल का जो परसेंटेज रेशियो होता है वो हम एक लाइन के अंदर लिख के हम लोग सोल्व कर पाए, अलग अलग चीज़ों पर दिमाग ना लगाना पड़े। चलो अब देखो इसका 1% का वैल्यू कितना है, 105। मुझे किसका निकालना है, अब टेस्ट मैच के लिए निकालना है इसका, कंपनी इसने टेस्ट मैच में कंपनी क्यू की कितनी बॉल्स बेची, तो भाई साहब इसने 45% तो बेच दी किसके लिए,
ओडीआई मैच के लिए, वनडे मैच के लिए, और 55% बची हुई टेस्ट मैच के लिए बचेगा। तो 1% की वैल्यू 105, तो 55% की वैल्यू 55 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बताओ टेस्ट मैच की टोटल बॉल्स आ गई कि नहीं आ गई? टेस्ट मैच की टोटल बॉल आ गई जेड की। टेस्ट मैच की टोटल बॉल का रेशियो कितना है? 11 है। तो 11 रेशियो की वैल्यू ये हो गई। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 11 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मुझे कौन सी कंपनी का चाहिए? क्यू कंपनी का चाहिए। क्यू कंपनी का रेशियो कितना है? 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो भाई, ये आपका आ गया वाई और जेड द्वारा कंपनी क्यू की बेची गई कुल गेंदें। ये लो, इसको सोल्व करना है बस आपको, पर ये लिखना ही नहीं आएगा तो सोल्व कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट में लिखना आना चाहिए, नहीं तो फिर इसी डाटा में उलझे रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक एक करके चलो। तो अब मैं ना इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया भाई साहब 20 हो गया इधर, ठीक है। तो एक काम, अच्छा एक काम वो तो नहीं हो पाएगा, चलो ये तो हो गया, यहाँ से सॉर्ट डिवाइड हो गया। इस 8 से अगर मैं काटना चाहूँ, ठीक है, तो अलग अलग काट लो। देखो 4 से इसको काट दो पहले, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये 2 बचेगा। 2 से इसको काटोगे तो ये 70 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में चलते हैं इधर, तो ये 9 पंजो 45 और 11 पंजो 55, जोड़ लो भाई, इसको कितना आ जाएगा? ये 800 और 3 से मल्टीप्लाई करो 2400 आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना भाई, 70 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को 5 से और इससे। तो यहाँ से मैं ऐसे दिमाग में सोच सकता हूँ कि ये 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 70 गुणा 5 350 हो जाएगा। तो मैं 350 को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? ये जो मैं है इसको काट के 350 लिख दिया, और ये 350 गुणा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 15 को 0, 15 मुझे 75, 15 दिया 45 और 7 52, तो ये आ जाएगा 5250 प्लस। देखना भाई, 5 5 25 हो जाएगा। 25 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 25 को 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2500 आता, और 25 पंजो 125, तो 2500 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 2625। उसके बाद में चलते हुए ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 यानी 2100 आ जाएगा। जोड़ दो भाई सबको, है ना? कितना आएगा जोड़ने पे? देखो इसको, देखो ऐसे जोड़ लिया करो, इधर से जो देखेंगे तो 5, तो ये सेम आ गया। फिर देखो 0, ये 2 और 5 7, फिर इधर जोड़ेंगे तो 1 6 और 1 7 और 2 9 और 4 13 3, तो 1 हासिल चला गया। तो 2 और 1 3, 2 5, 5 10 और 2 12, तो 12375 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरीके से अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्वेश्चन ने आगे क्या बोला था? इसी तरीके से आपको ये बोला गया है क्वेश्चन ने कि भाई एक्स और वाई द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी पी की कुल गेंदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एक्स और वाई की कंपनी पी की कुल गेंदें आपको निकालनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे जोड़ा, उसी तरीके से मैं आपसे कमेंट में आंसर चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को इसको जोड़ के देखिएगा, और फिर आप बताइएगा मुझे कि ये जो कंपनी एक्स और वाई द्वारा कंपनी पी की कुल गेंदें कितनी बेची गई हैं। अगर आप उसको सोल्व करेंगे, तो अभी मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर करना यही है सब कुछ, ठीक है। तो आप इसको समझ में अगर किसी को आ गया तो वो आराम से अपने आप ही कर लेगा। तो जो इसका जो आंसर आएगा फिर वो दूसरी वाली, तो 11,525 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर है, इनको माइनस ही तो करना था, 850 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही तो पूछा था कि कितनी कम ज़्यादा है ना, कि टोटल बाल सोल्ड बाई वाई एंड जेड टुगेदर ऑफ कंपनी Q इज हाउ मच मोर देन टोटल बाल सोल्ड बाई एक्स एंड वाई टुगेदर ऑफ कंपनी P। तो ये कम ज़्यादा ही तो पूछा गया था, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 850 आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन जनरली आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगर पूछी जाती है तो मैं आपको आगे जब एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को रखना है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, बस वो समझ बनाने के लिए इस टाइप का ये क्वेश्चन है, एक ज़्यादा कैलकुलेशन का यहाँ पे मैंने दिया है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूवी और एक्स द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी पी की ओडीआई गेंदों की औसत संख्या, ठीक है। यूवी एक्स यानी कि यूवी एक्स द्वारा ओडीआई की कंपनी पी की गेंदें, यानी कि इस 5:7 इस 11 की वैल्यू हमें निकालनी है, और उसका एवरेज निकालना है, औसत संख्या। वाई और जेड द्वारा, इन दोनों की वाई और जेड द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी पी की ओडीआई गेंदों की औसत संख्या से कितने दिखे, यानी कि वाई और जेड का भी मुझे ओडीआई गेंदें निकालनी है यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ सबसे पहले भाई, ये जो आपका ये है ना यूवीएक्स की ओडीआई की पी कंपनी की गेंदें निकाल लेता हूँ। तो यू टोटल मिला के 12,000 बोले बेचता है, यानी 100% की वैल्यू 12,000, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, और सबका एवरेज निकालेंगे तो 3 का एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग जाता है, तो मैं ओवरऑल में 1/3 कर देता हूँ शुरू में। ठीक है, तो 120 1% का वैल्यू, ओडीआई मैच की बोले निकालनी है तो 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ओडीआई, ये टोटल वनडे मैच की बॉल आ गई कि नहीं आ गई, ये टोटल अगर वनडे मैच की बॉल आ गई तो आप लोगों को पता चल गया कि ये टोटल कितने रेशियो का वैल्यू है, 13 रेशियो का वैल्यू है, क्योंकि ये जो ओडीआई का रेशियो है ना टोटल मिला के ओडीआई, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 13 से डिवाइड कर देंगे। वनडे मैच का टोटल रेशियो कितना है, 13 है, तो 13 से डिवाइड, एक रेशियो का वैल्यू आ गया। मुझे निकालना है कंपनी पी का, कंपनी पी का रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये लो, प्लस ऐसे आगे निकालेंगे। इसमें 1% का वैल्यू कितना है, 90। टोटल ओडीआई की मैच बोले कितनी बचेंगी, 65%, तो 65 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वनडे मैच की बोल आ गई। टोटल कितना रेशियो का वैल्यू होगा, ये भी 13 रेशियो का वैल्यू होगा। ठीक है, 7 और 6 13। ठीक है, और मुझे निकालना है कंपनी पी का, तो यानी कंपनी पी का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। एक रेशियो का वैल्यू इतना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, प्लस उसके बाद में पूछा गया एक्स में 1% का वैल्यू कितना है, 75। ठीक है, ये कितने रेशियो का कितने 1% का वैल्यू है, तो 60% ओडीआई मैच में बेच रहे हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल ओडीआई मैच की टोटल गेंदें आ गई कि नहीं आ गई, वनडे मैच की, तो टोटल वनडे मैच का रेशियो यहाँ पे कितना है, 15 है, तो एक रेशियो कितना होगा, 15 से डिवाइड कर दो, एक रेशियो का वैल्यू, टोटल रेशियो का वैल्यू 75 गुणा 60, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 15 से डिवाइड कर दिया। और मुझे क्या निकालना है, कंपनी पी का, ये निकालना था, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है चलो, और फिर ओवरऑल फिर 3 से डिवाइड करना है। इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, देखो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ। 13 चौक 52, 13 पंजो 65, ठीक है, 15 पंजो 75, ये कट गया। अब देखो 3 को, अगर ये 3 हर एक वैल्यू में कट रहा है तब तो इसको हर एक वैल्यू में काट देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर हर एक वैल्यू में नहीं कट रहा है तब इसको क्या करते हैं, हम लास्ट में जोड़ के फिर इस 3 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देख रहा था मैं कि 120 में 3 का भाग चला गया तो यहाँ 40, यहाँ 30 में 3 का भाग चला गया तो यहाँ 30, और यहाँ 60 में 3 का भाग चला गया तो यहाँ 20, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105, और फिर 30 से इसलिए एक जीरो और लगा दिया। इधर 20 पंजो 100, 100 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे, देखो 1100 और 800 1900, 1900 में 1000 जोड़ देंगे तो 2900, और फिर 50 और जोड़ देंगे तो 2950 आ गया ये। तो इनका जो एवरेज था ना यूवीएक्स का, जो पी कंपनी का निकालना था, वो हमारा 2950 आ गया। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है वाई और जेड द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी पी की ओडीआई गेंदों की औसत संख्या से कितना अधिक है। तो अभी वाई और जेड में पहले निकाल लेता हूँ पी की औसत संख्या कितनी है, तो 2 का औसत, वाई और जेड का यानी 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो इस बार 2 से ही डिवाइड होगा। वाई का देखते हो 1% का वैल्यू कितना, 104। ठीक है, तो ओडीआई मैच का निकालना है, तो ओडीआई मैच कितना परसेंट है, 40%, तो ओडीआई मैच की टोटल संख्या ही होगी। ये टोटल कितना रेशियो का वैल्यू है, बताओ, 7 रेशियो का वैल्यू है कि नहीं है, तो एक रेशियो का निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया। एक सेकंड, मैंने 104 लिख दिया 140 की जगह, 140 प्लस ये मल्टीप्लाई करना भूल गए अभी, हाँ ये एक रेशियो का वैल्यू आ गया ना, मुझे निकालना है पी का, तो मल्टीप्लाई भाई 4 कर दिया, प्लस इसमें एक परसेंटेज का वैल्यू कितना है, 105 है, मुझे कितने का निकालना है, 45, और ये टोटल कितना रेशियो का वैल्यू है, 9 रेशियो का वैल्यू है, और मुझे कितना, कौन सी कंपनी का निकालना है, पी का, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई। ये लिखना आप सीख गए होंगे, अब मुझे लगता है डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, बार बार में। चलो इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 20, ठीक है, 9 पंजे 45, है ना। अब मैंने देखा कि इस 2 से ये दोनों वैल्यू कट रही है, फिर जोड़ के काटूँ, तो मैंने देखा कि कट रही है ये, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 हो गया, और यहाँ पे ये 4 से काट दो, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा 160 प्लस गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, प्लस
इधर देखोगे तो 5 दूनी 10, 10 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2650 आ गया। ठीक है, आपको इस 2650 और इस 2950 में डिफरेंस पूछा गया था, तो कितना डिफरेंस होगा भाई 2650 और 2950 में? लिख देता हूँ, वैसे तो 300 दिख रहा है। 2950 माइनस 2650, कितना डिफरेंस? 300 का डिफरेंस है, यही आपका आंसर होगा। ये लो, यही तो पूछा गया क्या कि इन सब के एवरेज और इन सब के एवरेज में कितना कम ज्यादा है, वही तो पूछा था कि कितना ज्यादा है। ठीक है, तो कम ज्यादा निकालने के लिए माइनस ही करते हैं, तो इस तरीके से मैंने माइनस कर दिया। अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्वेश्चंस में ना हमें ऐसी वैल्यूज अननेसेसरी कैलकुलेशन कर देते हैं हम, तो मैं एक छोटी सी ऐसी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मैं मान लेता हूँ कि दो बंदे ए और बी जिनकी सैलरी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई ये जो ए और बी है जिनकी सैलरी का अनुपात 2:3 है, इसमें एक क्वेश्चन पुट किया मैंने आपसे और मैंने पूछा कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन एज सैलरी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पुट किया गया, तो आपको क्या ए और बी की एक्चुअल सैलरी पता होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी सैलरी 2000 होगी, इसकी 3000 होगी, तो क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज तो परसेंटेज में तो सेम ही होगा ना। तो बी की सैलरी रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक ज्यादा है ना बी की सैलरी, और किससे कंपेयर करवा रहा है? ए से कितना ज्यादा है, तो ए से परसेंटेज निकलवा रहा है। कम वैसे भी ज्यादा होता है वो कम वाले से निकलता है, तो 2 से ही निकलेगा, 3 से तो निकलेगा नहीं। और ये कितना आ गया? 50% ज्यादा है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि मुझे ए और बी के अंदर कम ज्यादा निकालने के लिए परसेंटेज के अंदर किसी भी दो चीजों में रेशियो दिया गया हो और उनमें परसेंटेज में कम या ज्यादा निकालने के लिए मुझे उनकी रियल वैल्यू का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये यहां से कंक्लूजन निकल के आया। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और यहां से पढ़ना स्टार्ट किया कि एक्स द्वारा बेची गई कंपनी पी की टेस्ट मैच की गेंदें, यानी कि एक्स द्वारा बेची गई कंपनी पी की टेस्ट मैच की गेंदें, यानी ये वाला रेशियो। एक्स द्वारा बेची गई कंपनी क्यू की समान प्रकार की गेंदें, समान प्रकार की गेंदों का मतलब टेस्ट मैच वाली गेंद हो गई। ठीक है, तो क्यू कंपनी की वही टेस्ट मैच की गेंदों से कितने प्रतिशत अधिक है? अब मैंने फिर ध्यान से देखा, मैंने देखा ये वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, इस 5% की 5 रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ से निकल लिख दूंगा कि भाई 1% का वैल्यू 75, ये तो ओडीआई मैच क्या हो गया, तो टेस्ट मैच में कितना परसेंट बेचेगा? 40% बेचेगा। तो 1% का वैल्यू 75, तो टेस्ट मैच के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल रेशियो का वैल्यू 8 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस 5 का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ अगर 5 की जगह 3 से करता तो इस 3 का वैल्यू आ जाता। फिर कम ज्यादा करके परसेंटेज निकाल लेता। लेकिन जब मैंने इस बात का ध्यान दिया कि एक ही रेशियो में पूछ रहा है भाई, कम ज्यादा एक ही रेशियो में कम ज्यादा पूछता है, तो क्या मुझे रियल वैल्यू की जरूरत है? नहीं जरूरत है। इसने क्या पूछा? कंपनी एक्स द्वारा बेची गई पी की टेस्ट मैच की गेंदें, यानी कि ये वाला, और सेम प्रकार की कंपनी क्यू की गेंदें, यानी कि ये वाला रेशियो। इसमें मुझे कम ज्यादा प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे कम ज्यादा निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 और 3 का 2। और मुझे ज्यादा पूछा गया, तो ज्यादा किससे निकलता है? हमेशा कम वाले से निकलता है, तो 3 से निकलेगा। 3 गुणा 100। यहाँ पे बस यही करना था आप लोगों को। तो ये 2/3 जो होता है ना, इसका परसेंटेज वैल्यू याद रखा करो, 66 से ही 2/3% होता है। ये लो, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। अगर कोई बंदा यहाँ पे जिसको ये चीज नहीं पता होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो इसकी वैल्यू निकालेगा, पी की वैल्यू निकालेगा, क्यू की वैल्यू, और समय खराब करेगा उसके अंदर, जबकि हमें ये सीधा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पुट होते हैं जो 10 सेकंड के अंदर भी निकल जाते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव माइंड लगाएंगे तो। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। चलो, यू और वी द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी क्यू की गेंदों की कुल संख्या ज्ञात करें। यू और वी द्वारा मिलाकर बेची गई कंपनी क्यू की कुल गेंदों की संख्या बताओ, यानी कि इस रेशियो का वैल्यू, इस रेशियो का वैल्यू, इस रेशियो का वैल्यू, इस रेशियो का वैल्यू निकालना है और जोड़ देना है। कंपनी क्यू का यही तो है। तो ओडीआई बॉल अलग से निकलेंगी, टेस्ट मैच अलग से निकलेंगे, 4 रेशियो निकालना है, जोड़ देना है। चलो निकालते हैं भाई इसको। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर छोटा और कर लेता हूँ, हल्का सा मुझे जगह मिल जाए ताकि सोल्व करने की। चलो, तो आ जाओ भाई। इसमें पूछा यू और वी द्वारा मिलाकर बेची कंपनी क्यू की कुल संख्या। अब इसमें ये नहीं देखना टेस्ट मैच या ओडीआई मैच, इसने कुल बोल दिया तो कुल ही निकालना है। ठीक है, तो यू में 1% का वैल्यू कितना है? 120 है। अब मैं ओडीआई मैच की निकाल लेता हूँ पहले, तो 52% है, तो 52 से मल्टीप्लाई।
ये अगर ओडीआई में देखो कितना रेशियो का वैल्यू है, 13 रेशियो का वैल्यू है, तो 13 से डिवाइड, और मुझे किसका निकालना है, कंपनी क्यू का निकालना है, यानी 8 का रेशियो निकालना है, 8 से मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, अभी इसी का मैं निकाल लेता हूँ टेस्ट मैच के लिए। तो 1% का वैल्यू 120 हो गया। अब टेस्ट मैच में ये कितनी बोले बेचेगा, 52% नहीं बेचेगा, 48% बेचेगा। बची हुई बोले जो 52 के बाद में जो 48% बोले वो किसके लिए, टेस्ट मैच के लिए। तो टेस्ट मैच की कुल बोले की संख्या कितनी होगी, 120 गुना 48 हुई। 1% का वैल्यू 120, तो 48% का वैल्यू निकालने के लिए 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है, ये आपको टेस्ट मैच की निकल गई। टेस्ट मैच का टोटल रेशियो कितना है, 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दो। और मुझे निकालना है कंपनी क्यू, तो कंपनी क्यू का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए टोटल रेशियो 12 था, 12 से मल्टीप्लाई 5 का निकालो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। ठीक है, इसके बाद में इस 9000 वाले पे आ जाते हैं भाई। इसका 1% का वैल्यू कितना, 90। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, है ना। इसका 1% का वैल्यू कितना, 90। और ओडीआई में कितने बोले बेच रहा है, 65%, तो 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65% का वैल्यू आ जाएगा। ओडीआई में टोटल रेशियो कितना है भाई, 7 और 6 13 है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 13 से। और मुझे किसका निकालना है बताओ भाई, 6 रेशियो कंपनी क्यू निकालना है मुझे, तो 6। ये किसका हो गया भाई, ये तो हो गया आप लोगों का ओडीआई मैच का। इसका टेस्ट मैच का भी निकाल लेते हैं। तो टेस्ट मैच में 1% का वैल्यू तो 90 है ही। टेस्ट मैच 65% बोले ओडीआई में बेचते हो, टेस्ट में कितना बेचेगा, 35% बोले बेचेगा। ठीक है, तो गुणा 35, और ये टेस्ट की टोटल बोल आ गई। और टोटल टेस्ट का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दो। मुझे कि कौन सी कंपनी निकालनी है, क्यू निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको जोड़ लेना भाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको जोड़ के देखना भी सारे लोग, है ना, ऐसे नहीं कि जोड़ के नहीं देखो। ठीक है, 10,290 है क्या, हाँ 10,290 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं आंसर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि फिर कमेंट्स में सबके रिप्लाई नहीं दिए जाते, तो मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसको जोड़ के देखना भाई। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अब देखो ये थोड़ा सा एग्जाम में आने लायक टाइप क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग, तो वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में काफ़ी लंबी क्लास होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला है गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द टोटल स्टूडेंट इन 5 क्लासेस फ्रॉम विच सम पार्टिसिपेट इन 2 कल्चरल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर क्विज एंड पेंटिंग। ठीक है, तो क्विज और पेंटिंग के अंदर इस रेशियो के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और टोटल मिला के ये स्टूडेंट हैं, इसमें से इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला है वैसे हम समझ गए कि गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट ये हो गए, लिखा है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट विथ सम पार्टिसिपेंट इन 2 कल्चरल एक्टिविटीज। उसमें से कुछ लोगों ने 2 कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें क्विज और पेंटिंग है। तो इसमें दिया है रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्विज एंड पेंटिंग। तो क्विज का पहले रेशियो है, फिर पेंटिंग का रेशियो। तो क्विज और पेंटिंग में मुझे यहाँ पे क्या दिया गया, रेशियो दिया गया है। फिर बोला गया इट ऑल्सो शोज द स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज। तो ये रहा स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ पे 119 ने नहीं पार्टिसिपेट किया, 88 ने नहीं किया, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि भाई ये 5 अलग अलग क्लासेज हैं, इसमें टोटल स्टूडेंट मुझे दिए गए हैं, उसमें से कुछ कल्चरल एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें इतनी इतनी कल्चरल इतने स्टूडेंट्स ने हर क्लास में से कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फिर उन्होंने क्विज और पेंटिंग में इस रेशियो में पार्टिसिपेट किया। समझ गए। चलो अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हमारा। देखिएगा भाई, इसने बोला है क्वेश्चन ने कक्षा बी सी और ई से मिलाकर क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास बी सी ई। यानी कि बी सी और ई क्लास में क्विज में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्विज का रेशियो कौन सा है, पहले वाला रेशियो है क्विज का, तो यानी 7 रेशियो 8 रेशियो, और इस 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें, वही 1:1 मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो रेशियो दिया गया ये किस में दिया गया, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका रेशियो है ये। तो सबसे पहले बी में मुझे अगर इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो इसके टोटल रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी में 330 लोग क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, उनकी संख्या 330 स्टूडेंट है, उसमें से 88 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इस 88 को इसमें से माइनस कर दो। तो 88 को माइनस करोगे तो देखो 90 को माइनस करेंगे इसमें से, तो 30 और 60 240, तो 242 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 88 को माइनस करेंगे 90 को माइनस कर लिया 240 आ गया, फिर 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे 242 जो स्टूडेंट थे ना, अरे रुक जा भाई, 242 जो स्टूडेंट थे उन्होंने भाग लिया
क्विज और उसके अंदर। तो मुझे बताओ ये जो 242 है ये टोटल इस रेशियो का वैल्यू है कि नहीं है? ओरिजिनल वैल्यू देखो, ये जो रेशियो दिया गया है ये जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट उनमें दिया गया है, और पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है? 242 से मैंने निकाली अभी भी। 330 टोटल थे, उसमें से 88 ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो मैंने माइनस कर दिया। 242 पार्टिसिपेट करने वाले, उन्हीं पार्टिसिपेट करने वालों में टोटल रेशियो ये दिया गया है। तो यानी कि क्या ये 11 रेशियो का वैल्यू है कि नहीं है? तो एक रेशियो का निकालने के लिए 11 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है? क्विज में कितने लोगों ने भाग लिया? तो क्विज का रेशियो कितना है? 7 है। तो एक रेशियो का वैल्यू ये, तो 7 से करने के लिए 7 प्लस। इसके बाद में सी में 240 लोग टोटल मिला के स्टूडेंट हैं, और उसमें से 110 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 110 ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो कितनों ने किया? 230, 130 ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो 130 है कितना रेशियो का वैल्यू है? टोटल 8:5, यानी टोटल 13 रेशियो का वैल्यू है। और मुझे निकालना किसका है? मुझे तो निकालना है भाई साहब कि क्विज में कितने लोगों ने किया। तो क्विज में 8 रेशियो ने किया, तो एक रेशियो का वैल्यू ये था, तो 8 का निकालने के लिए 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में आ जाते हैं ई में। ई में 390 टोटल थे, उसमें से पार्टिसिपेट 130 ने नहीं किया, तो पार्टिसिपेट किसने किया? 260 ने पार्टिसिपेट किया। माइनस कर दिया 390 में 130, दिमाग में 260 आ गया। अब इसे 260 में मैं क्या करूंगा? ये टोटल रेशियो का वैल्यू है कि नहीं है? टोटल रेशियो कितना है? 8 और 5 13, ठीक है। तो एक रेशियो का वैल्यू 13 से डिवाइड कर दिया। और मुझे निकालना है क्विज का रेशियो कितना है? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही आंसर है आपका, जोड़ देना है इसको, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है। 154 ये आ गया, ये 10, तो ये 80 हो गया, ये 13 दूनी 26, 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, यानी 160 हो गया। कितना आएगा भाई? जोड़ लेना इसको, 240, 340, 394। ये दूसरे कलर में लिख देता हूँ मैं आंसर, 394। ये आपका आंसर हो गया भाई। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो ये देखो फटाफट हो गया हमारा इतना सा लिखने से। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको अगर कोई टेबल दी होती है उसको किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार मुझे बताते रहिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा बी और सी से मिलाकर चित्रकारी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का कक्षा ए और डी से मिलाकर क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से अनुपात कितना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन पेंटिंग फ्रॉम क्लास बी एंड सी टुगेदर टू द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास ए एंड डी टुगेदर। चलो निकाल लेंगे, कोई इसमें इश्यू क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन पेंटिंग फ्रॉम क्लास बी एंड सी, ठीक है। बी और सी में क्विज निकालना है, ठीक है। पेंटिंग बी और सी का क्या निकालना है? पेंटिंग निकालना है। तो पेंटिंग का मतलब ये 4 रेशियो और ये 5 रेशियो, ये तो निकालना है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट, ये 330 में से 88 माइनस करेंगे तो हमें पता था 242 ही आएगा, ठीक है। इसको रेशियो में लिखना है ना, तो सीधा लिखेंगे हम, थोड़ी सी जगह और मिल जाए ना तो नीचे कर लेते हैं इसको। सीधा रेशियो में लिखना है, रेशियो पूछा जाए सीधा रेशियो में लिखना है। इधर किसका निकला है? बी और सी का पेंटिंग लिखना है। चलो तो बी का कितना होगा? 242 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 242 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 242 में से टोटल रेशियो कितना था? 11 रेशियो था, तो एक रेशियो का वैल्यू डिवाइड बाई 11। मुझे किसका निकालना है? पेंटिंग का। तो पेंटिंग का रेशियो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। प्लस सी का जोड़ दो इसमें। सी में 240 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 110 हटा दें तो 130 आ जाएगा। 130 कितना रेशियो का वैल्यू है? 13 रेशियो का वैल्यू है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 13 से डिवाइड। और मुझे निकालना है पेंटिंग यानी 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो कुछ लोग डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, कैसे? इसको इतना भी नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे हैबिट बनेगी, तब शुरू में नहीं। वो देखिए 240 माइनस 110 कितना आ गया भाई? 330 आ गया। 330 कितना रेशियो का वैल्यू है? 13 रेशियो का वैल्यू। तो एक रेशियो का वैल्यू दिमाग में आ गया कितना भाई? 130 13 रेशियो का वैल्यू, तो एक रेशियो का वैल्यू 10, तो 5 रेशियो का वैल्यू 50। तो सीधा यहाँ पे कुछ लोग 50 भी लिख देंगे, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी, आप कैसे लिखते हो। मुझे तो सबको साथ में लेके चल रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया बी और सी का। उसके बाद में इसका रेशियो किससे निकालना था? मुझे रेशियो निकालना था मुझे इसका ए और डी में क्विज कितना है लोगों ने किया। ए और डी में क्विज, तो ए में 420 माइनस 119, तो ये कितना हो जाएगा भाई? यार ये रेशियो, अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो और डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास उधर जगह नहीं है, इसलिए मैं डिवाइड में रेशियो लिख देता हूँ, आना वही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ सीधा, लेकिन डिवाइड में लिखना ताकि कट पिट के ना जल्दी रेशियो आए। ऐसे जोड़ोगे घटोगे
तो क्या है ना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ए और डी का मुझे क्विज निकालना है। तो 119 माइनस करो तो ये 401, 301। तो 301 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसमें, ए में। उसमें से क्विज में कितने किया, टोटल रेशियो कितना है, 7 है। तो ये एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया टोटल पार्टिसिपेट में। और मुझे निकालना है क्विज का, यानी 4 रेशियो का वैल्यू निकालना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसमें प्लस कर दिया। उसके बाद मुझे निकालना है डी। 125 लोगों में से 45 ने तो भाग ही नहीं आता, कितनों ने लिया, 80 ने लिया, ठीक है। ये जो 80 है कितना रेशियो का वैल्यू है, 5 रेशियो का वैल्यू है। और उसमें से मुझे किसका निकालना है, क्विज का निकालना है। क्विज का रेशियो कितना है, पहले वाला होता है 2। ये लो, अब इसमें काटा पीटी करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। ये आ गया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये आ गया 10। ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 5 एकम 5, 5 छः 30। और किसी से कट रहा है, ऊपर नीचे देखो 2 से फिर कट रहा है ये। अब देखो 2 से यहाँ का हर जगह 2 से कट रहा है ये, देखो अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऊपर भी दोनों वैल्यू 2 से कट रही है, देखो ये 11 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो अब लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 11 चौक 44 और 55 25, 25 और 44 कितना हो जाएगा, ठीक है। 11 चौक 44 प्लस 25 तो 69 हो जाएगा। यहां देखिएगा 43 दूनी 86, 86 प्लस 16 92 और 102 आ जाएगा। कट रहा है क्या किसी से, बताइएगा मुझे। 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 23 रेशियो 34। ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। 23 रेशियो 34, ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर भाई। आप देखो बड़ा आसान होती जा रही है चीजें। क्यों आसान होती जा रही है, क्योंकि हमने वो चीज सीख ली है जो आज की क्लास में हम सीखना चाहते थे। कक्षा ए बी और सी से मिलाकर क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करो। कक्षा ए बी सी का क्विज निकालना है आपको, ये लो और जोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद में 3 का भाग देना है। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, बताओ भाई। इसका कमेंट करोगे ना तो मैं जो आगे के 1-2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के रूप में दे दूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्या कर दी है, अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर टिक कर देता हूँ और उसके बाद में कुछ और टाइप के जो एग्जाम के क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 135 सही 1/3 ये आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूँ। कक्षा ई से दोनों सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा सी और डी से मिलाकर क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है कम। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, चलो देखना भी ध्यान से समझिएगा। इसने बोला कक्षा ई से दोनों सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा ई के अंदर 390 लोग हैं, उसमें से 130 भाग ही नहीं लेते हैं, तो दोनों गतिविधियों में 260 लोग भाग लेंगे। तो कक्षा ई में जो दोनों गतिविधियों में भाग ले रहे हैं वो तो संख्या होगी 260। रेशियो में जाने नहीं, उसने पूछा टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो 130, टोटल में माइनस कर दिया। कक्षा सी और डी में मिलाकर क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा सी और डी में मिला के क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये थोड़ी देर पहले भी निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। 200, देखो अब मैं सीधा निकालता हूँ। कक्षा सी और डी में मिला के क्विज में भाग लेने वाले, देखो यहाँ पे 240 लोग भाग नहीं लेते हैं, 240 लोग टोटल हैं, 110 लोग भाग नहीं लेते हैं। टोटल कितने लोग भाग लेते हैं, दिमाग में सोचना है। 130 यानी ये 13 रेशियो का वैल्यू है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, 130 13 रेशियो का वैल्यू, तो एक रेशियो का वैल्यू 10 होगा, दिमाग में आ जाएगा। और उसमें मुझे क्विज का निकालना है, ठीक है, क्विज का ही निकालना है ना। हाँ, क्विज का रेशियो कितना है 8, तो एक रेशियो का वैल्यू 10, तो 8 रेशियो का वैल्यू 80। तो यहाँ पे मेरा आ गया सी का क्विज का वाला आ गया 80। डी का निकालता हूँ। डी में टोटल लोग 125 हैं, उसमें से 45 ने भाग नहीं लिया, कितनों ने भाग लिया, 80 ने भाग लिया। ये जो 80 है वो कितना रेशियो का वैल्यू है, 5 रेशियो का वैल्यू है। तो 80 अगर 5 रेशियो का वैल्यू है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, भाग दे दो 5 का, तो 16 पंजो 80 होता है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। मुझे निकालना है क्विज का, क्विज का रेशियो कितना है, 2 है, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ आ गया 32। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 112। पूछा क्या गया भाई, कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो भाई कितना कम ज़्यादा है भाई, दोनों को माइनस करो इसको, ठीक है। तो 12 और ये 48, 148 कम ज़्यादा है।
अब यहाँ पे हमें कम या ज्यादा कुछ भी पूछ लिया गया है तो अब हमें लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि लैंग्वेज से ही समझना पड़ता है। तो किससे पूछा है कम ज्यादा, वो देखो किससे कंपेयर कर रहा है वो। स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन बोथ कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम ई इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास सी एंड डी। किससे कंपेयर कर रहा है? क्लास सी और डी वाले से कंपेयर कर रहा है। तो जब क्लास सी और डी वाले से कंपेयर कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास सी और डी वाले को इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो क्लास और सी और डी का 112 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये लो जी का भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, क्या आएगा आंसर में, देख लो, काट लो इसको, है ना। 4 से काट के देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 7 28। ये तो 37 प्राइम नंबर आ गया, तो कटना पीटना आगे है ही नहीं कुछ भी। इधर देख लेते हैं, 4 से फिर से कटेगा, 4 7 28 और ये आ गया 25। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई 25 को, 25 6 150, 25 संती 175, तो 5 हो गया, 17 लगे, 25 दिया 75 और 17 82 92 हो गया, 925 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, 132 सही 1/7% है क्या ऑप्शन में, देखना भाई 132 सही 1/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने किया है। इसी तरीके से आगे आप और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला गया है, यदि कक्षा ए से सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग न लेने वाले विद्यार्थियों में 300/17% की वृद्धि होती है, तो कक्षा ए से क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की कमी होती है? क्विज और चित्रकारी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात समान रहता है। इफ स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम क्लास ए इज इंक्रीज्ड बाई 300 डिवाइड बाई 17%, यानी कि जो लोग एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं, हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, वो उनकी जो संख्या है ना, ये में 300/17% बढ़ गई। ठीक है, तो उनकी संख्या वैसे तो 119 है, 119 का 300/17% निकालूंगा तो 300/17 हो गया, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड होता है, ये लो, तो ये 300/17, तो ये 7 बार होता है, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हो गई इसमें, 21 हो गई। यानी कि पहले 119 लोग भाग नहीं लेते थे, अब 21 की उसमें बढ़ोतरी हो गई, यानी अब कितने लोग भाग नहीं लेंगे, अब 140 लोग भाग नहीं लेंगे उसमें। यही तो बोला है उसने, अब 140 लोग भाग नहीं लेंगे। अब उसने पूछा क्या गया है, ध्यान से समझ। तो कक्षा ए से क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, और जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, आगे उसने बोल दिया है। तो पहले क्विज में कितने लोग भाग ले रहे थे और ये चेंजेस होने के बाद में क्विज में कितने भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आप ध्यान से देखिएगा कि 420 पहले की निकालते, पहले 420 टोटल स्टूडेंट थे, 119 भाग नहीं ले रहे थे, तो कितने लोग भाग ले रहे थे? 301 लोग भाग ले रहे थे। 301 लोग पहले भाग ले रहे थे, तो टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी थी? 7 थी, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालने 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई। अब इसने पूछा है क्विज, क्विज का रेशियो कितना है? 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 + 12 172 आ जाएगा। कि पहले जो 172 जो लोग थे वो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पहले की सिचुएशन है। अब जब ये चेंजमेंट आ गया, उसके बाद की सिचुएशन क्या है? उसके बाद में देखो सिर्फ 380 लोग ही भाग लेंगे, क्योंकि अब नहीं भाग लेने वालों की संख्या 140 हो चुकी है, क्योंकि 21 बढ़ गई। तो अब सिर्फ 380 लोग भाग लेंगे, सॉरी 200 140 280 लोग भाग लेंगे। अब 280 लोग भाग लेंगे, टोटल कितना रेशियो का वैल्यू है? 7 का वैल्यू, और मुझे क्विज का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो हुआ, जो नई सिचुएशन बनी उसमें 140 लोग भाग नहीं ले रहे, तो कितने लोग भाग लेंगे? 280 लेंगे, और 280 7 रेशियो का वैल्यू है, और 4 का निकालना है क्योंकि क्विज निकालना है, तो 7 चौक 28 40 हो गया, और ये इधर आ गया 160 हो गया। अब पूछा है कि कितना अनुपात समान रहता है, कितने प्रतिशत की कमी होती है, कमी पूछी गई है। तो कम ज्यादा कितना हुआ है? 12 कम ज्यादा हुआ है। ठीक है, 12 कम ज्यादा हुआ है। कमी हमेशा किस पे निकलती है बताओ मुझे, इसको मैं थोड़े दूसरे कलर में लिखता हूँ। कमी हमेशा किस में होती है? 172 था संख्या और उससे 160 हो गई, तो कमी हो गई 12 की। कमी हमेशा ज्यादा वाली संख्या पे होती है, तो ज्यादा वाली संख्या क्या है? 172। बाकी आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हो, गुणा 100।
देख लो भाई, 4 से कट रहेगा, 6 से कट रहेगा, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 300/43%। ऑप्शन है क्या देखना भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टेबल डीआई में ये जो रेशियो परसेंटेज का जो लफड़ा है ना, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसको और भी शॉर्ट में समझने के लिए मैं आप लोगों को आगे कुछ डीआई के साथ छोड़ के जा रहा हूँ जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, और उसके बाद में आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा मिसिंग डीआई का। तो किसी को बीच में स्किप नहीं करना है, अभी मैं आपको कुछ डीआई के साथ छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मिसिंग डीआई इसी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपके जो विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे मैं इसको और एडिशन कर रहा हूँ दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से। Table shows total number of students in 11th class of 5 different schools ABCD। ABCD टोटल स्टूडेंट अलग अलग स्कूल्स के अकाउंट हो गए। ठीक है ना, फिर उसमें टेबल में दे रखा है आर्ट, कॉमर्स और साइंस के अंदर आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखो। अब टेबल उतनी छोटी ही दिखेगी। अब देखो क्वेश्चन इतना ही दिखा सकता हूँ, मेरे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है भाई, इतनी बड़ी स्क्रीन है। ये मत बोलना दिख नहीं रहा, थोड़ी आग के पास ला के देख लो। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल ABC टुगेदर। ABC के अंदर साइंस के स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो इसको ना वैसे सोलो नहीं करना है कहीं, देखो ABC में साइंस के स्टूडेंट निकालने। अब इस टेबल को बड़ा कर लेते हैं हम, छोड़ो। ABC में मुझे साइंस वाले स्टूडेंट निकालने। अब ऐसे मत बैठ जाना ये सोल्व करो, ऐसे नहीं। ये 240 है टोटल स्टूडेंट है, ये कितना रेशियो का वैल्यू है, इसका टोटल मिलाएंगे तो 3 2 5 6 रेशियो का वैल्यू है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा दिमाग में, 6 रेशियो का वैल्यू 240, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 6 का डिवाइड कर दो, 6 चौक 24 40। और आपको किसका निकालना है, साइंस का। तो साइंस का कितना हो गया, 6 तिया 4 तिया 12 यानी 120। फिर देखना बी में 450, 450 कितना रेशियो का वैल्यू, 7 और 1 8 1 2, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 9 जो 45 यानी 50। साइंस का कितना रेशियो, एक रेशियो है यानी साइंस का 50 हो गया बी में। सी में देखो 360 कितने रेशियो का वैल्यू, 5 4 9 3 12, 12 रेशियो का वैल्यू। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 12 36 30 होगा। कितने का निकालना है, साइंस का यानी 3 रेशियो का में निकालना है, 90 हो गया। तो 190 50 140 प्लस 120 260 260 है क्या भाई कहीं पे आंसर में, ये 260 आंसर। ऐसे डायरेक्ट सोल्व करना है भाई, ऐसे मत बैठ जाना कि मतलब सोल्व। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब उठपटांग क्वेश्चन क्यों करवाऊं मैं जब आना ही नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल टू लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन एनी स्कूल। भाई आप इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल एंड लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स इन एनी स्टूडेंट। यस और नो में जवाब दो। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। देखो इसने क्या बोला, हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट, यानी कि मैं बेवकूफ इंसान हूं कि एक क्वेश्चन को निकालने के लिए सभी में पहले आर्ट्स की संख्या निकालूंगा। फिर बोल रहा है लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, फिर सभी में कॉमर्स की निकालूंगा, सब में इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, और फिर उनके अंदर क्या निकालूंगा, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है क्या, फिर उसके अंदर माइनस करूंगा। मैं निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं, लेकिन भाई टेबल आप लोग देख लीजिएगा, टेबल में जूम कर दूंगा जब जरूरत होगी। मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं, लेकिन इसमें समय जाएगा, मुझे पता है इस बात का। तो एक बार मैं स्किप कर दूंगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको 40-50 सेकंड में निकाल भी दे, लेकिन क्यों करें इतना समय वेस्ट, इतनी कैलकुलेशन। आगे कर लेते हैं, फिर अगर समय बच जाएगा तो घूम के फिर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्किप करने के लिए होते हैं। बाकी आप संख्या निकाल ही सकते हो, मैंने बता दिया आपको संख्या निकालना। अब थोड़ा एक उलझा हुआ क्वेश्चन, चलो करो इसको। भाई टेबल थोड़ा छोटा है, टेबल में देखो मैं लिख देता हूँ 240 450 मुझसे लिखवाओगे तुम लोग, 360 180 और 330। आर्ट कॉमर्स साइंस का रेशियो दे रखा है 1 2 3 7 1 1 5 4 3 2 5 3 और 6 4 1। देखो सबसे पहले डाटा को ध्यान से समझना है। तो देखो डाटा में क्या दिया गया था, ये आप भूल गए होंगे। 11th क्लास का डाटा दिया गया था आप लोगों को। टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास 5 डिफरेंट स्कूल, और उसी क्लास के अंदर इसका डिवीजन दिया हुआ था। लेकिन आप लोग क्या हो गए, इसको भूल गए।
भूल गए ना? 11th क्लास, तो वहां पे लग रहा होगा 10th और 11th क्या हो गया। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। इफ इट इज नोन दैट द 20% ऑफ स्टूडेंट failed in class 10th of school C, out of those who passed 10th 10% left the school. Find the total number of students that was in class 10th in the school C, given that the no new student joins the school in 11th class. कोई भी नया स्टूडेंट 11th क्लास में नहीं आया है। इसका मतलब मुझे बताओ 11th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट टोटल सेम हो गए, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे? 360 स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट 11th क्लास में 360 स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने जिन्होंने छोड़ दिया। अब आपको पूछा क्या गया है, इफ इट इज नोन, मतलब यदि यह ज्ञात है कि विद्यालय सी के 10 के 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी 100 थे, 100 में से 20 क्या हो गए? फेल हो गए, फेल। 80 क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, उनमें से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 10% विद्यालय को छोड़ देते हैं। उत्तीर्ण हुए कितने? 80 में से 10 लोगों ने छोड़ दिया, तो 8 लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है ना, 80 के 10 पर 8 लोगों ने, तो यानी कि बचे कितने विद्यार्थी भाई? 8 लोगों ने टोटल स्कूल में से छोड़ दिया। 20 फेल हो गए और 8 ने छोड़ दिया। ठीक है, 20 फेल हो गए, पास हुए में से 8 लोगों ने छोड़ दिया, तो कितने लोग बचे? 72 लोग। क्या यही लोग 11th क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? 20 तो फेल हो गए, यही लोग 11th क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो 72 की वैल्यू कितनी है सी में? 360 है, तो 360 72 की वैल्यू 360 है, और आपको निकालना कितने का है? 10वीं क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कितनी थी? 100 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 9 चौक 36, 9 अंठी 72, 8 पंजो 40, तो ये आ जाएगा 500 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। चलो ये एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको। तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बोल रहे 5 वर्षों के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य एक्स से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों से संबंधित आंकड़ों यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पे वर्ष यहाँ से यहाँ तक एक राज्य है एक्स, राज्य एक्स के अंदर किसी एग्जाम के अंदर कितने लोग अपीयर हुए, ठीक है, परीक्षा में उपस्थित कितने लोग हुए, वो डाटा तो यहाँ पे दे रखा है कि 2006 में 700 लोग उपस्थित हुए। बीच में देखो कुछ डाटा मिसिंग दे दिया हमें, 2007 का नहीं दिया, 2008 में 480 लोग, 2009 में डाटा नहीं दिया, 2010 के अंदर 900 लोग बैठे हुए थे। फिर आगे जाके इसमें हमें क्या बोल दिया? उपस्थित उम्मीदवारों में से अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत दे दिया, यानी कि जो फेल हो गए ना उनका परसेंटेज मुझे यहाँ पे दे दिया गया कि भाई इतने लोग फेल हो गए। उसके बाद में बोले क्या बोल रहे हैं? उत्तीर्ण, जितने लोग पास हुए हैं, जितने लोग उसके अंदर से पास हो चुके हैं, उनमें से पुरुषों उम्मीदवारों की संख्या और महिला उम्मीदवारों की संख्या के बीच में अनुपात दिया हुआ है, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर रेशियो दिया हुआ है। लेकिन किसका मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है? जो पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का मेल और फीमेल का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, और किसी चीज का रेशियो आप लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ सबको डाटा समझ में आ गया होगा एक बार। ठीक है, इंग्लिश वाले एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, मैं चल रहा हूँ पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ उससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ आप लोगों को मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई 50% की जो वैल्यू है ना वो मुझे दे रखी है 200। 50% की छोड़ो, मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखी है 15% की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, 15% की वैल्यू 200 दे रखी है, तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? मान लो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करूंगा अपने माइंड में? भी 15% की वैल्यू 200 है, तो मैं एक लाइन में कैसे लिखूंगा इसको? भी 1% की वैल्यू डिवाइड बाई 15 और 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये जो नंबर आया है ना, ये वाला नंबर, ठीक है, ये नंबर मान लो मेल और फीमेल का रेशियो आप लोगों को ऐसे कोई रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और ये जो संख्या है ये फीमेल की संख्या आई है, और आपको मेल की संख्या निकालनी है। ठीक है, फीमेल की संख्या आई है। अब आप देखो कि फीमेल का रेशियो कितना है? 3 है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? 3 रेशियो की वैल्यू है।
तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। और आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझसे पूछा कि टोटल मेल प्लस फीमेल निकाल के बताओ, तो टोटल कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 की जगह क्या लिख दूंगा, मैं इस 2 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्या है कि बहुत जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है सबको में हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग सबको एक जगह एक साथ लिखने के प्रयास करेंगे कि एक साथ लिख के हम लोग इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लें। तो देखते हैं भाई हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उम्मीद करता हूं सभी को दिख रहा होगा। थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं इसको। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2007 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या का 50% है। यदि वर्ष 2010 में उत्तीर्ण और पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या का क्रमिक अनुपात 13:11 है, तो वर्ष 2007 में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को जब भी ऐसे कुछ पजल्ड वे के अंदर देके कुछ चीजें दी हुई हो, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, हमें डायरेक्ट चीजों को निकालना आना चाहिए कि भाई एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को सुलझाएंगे। जैसे मुझे चाहिए क्या, 2007 के अंदर परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या चाहिए मुझे। तो देखते हैं कि भाई शुरू में क्या बोला है, वर्ष 2007 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या का 50% है। तो सबसे पहले 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या निकालते हैं, 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या निकालते हैं। तो डीआई के अंदर चला गया मैं। ठीक है, इस डीआई को उधर कर देता हूं मैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं और सिर्फ हिंदी वाला रख लेते हैं, इंग्लिश वाले को ऊपर कर देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं आपका इसका जूम करने के चक्कर में। 2007 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या का 50% है। तो 2010 में कितने पुरुष हैं, देखो भाई 2010 में 900 लोग क्या हुए, परीक्षा के अंदर आए। 900 में से कितने प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए, 36% उम्मीदवार पास हुए। तो ये जो 36% उम्मीदवार है ये कितने होंगे, ये क्या है, पास हुए कि फेल हुए। ये जो 36% उम्मीदवार है ये फेल हुए हैं। उपस्थित अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जो लोग पास हुए हैं उसका प्रतिशत निकालना है। तो अगर 36% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट होंगे, 64% पास होंगे। तो 900 का 64% निकालना है मुझे। तब सभी को पता होगा भाई जब मैं 64 डिवाइड बाई 100 करूंगा और फिर मल्टीप्लाई बाई 900 करूंगा, तो इतना आइडिया सभी लोग लगा सकते हैं कि 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, जब 900 का मुझे पता है 64% निकालना है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2 जीरो तो कट जाएंगे। तो मैं कितना लिखूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 64। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 64 लिखूंगा तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 6 निम 54 और 3 57, 576 आ गया। ये 576 क्या आया है, ये 576 आया 2010 में कितने लोग पास हुए हैं, 2010 के अंदर कितने लोग पास हुए हैं, ये आया है कितना, एक सेकंड, 2010 में कितने लोग पास हुए हैं, 576 पास हुए हैं। मुझे क्या पूछा गया है, आगे बोला गया है यदि वर्ष 2010 में उत्तीर्ण पुरुषों और महिला उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात कितना है, 13:11 है। मुझे क्या चाहिए, पुरुष चाहिए कि नहीं चाहिए, मेल चाहिए मुझे तो। ठीक है, मेन चाहिए। तो भाई टोटल अनुपात कितने का है, 13:11, टोटल अनुपात है 24 का। बताओ है कि नहीं है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 24 का भाग दे दिया मैंने टोटल पास में से। मुझे क्या निकालना था, मेल निकालना था 2016 में, पास मेल यानी कि पुरुष निकालने थे मुझे। ठीक है, तो पुरुषों का अनुपात कितना है, 13 है। एक अनुपात की वैल्यू ये है, तो 13 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 13 से मल्टीप्लाई। सिंपल सी चीज है, कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 96 बचेगा। तो 24 चौक 96, 24 को 13 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अभी एक शब्द हम लोग नहीं करेंगे, 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे 2010 से तो मतलब ही नहीं, मुझे 2007 का चाहिए। तो क्या बोला, 2007 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या 2010 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या क्या है, 50% है। अब मुझे 2010 में चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, 2007 में। ये इधर किसका लिखा हुआ है, 2010 का लिखा हुआ है। अब ये 2010 का है, 2010 से 2007 का क्या है, 50% है। तो ये वाला क्या है, 100% है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई,
100 से डिवाइड कर दो। और 50% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? आधा करेंगे कि नहीं करेंगे? आधा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 36 और ये आ जाएगा 15। 156 आ गया। ये 156 क्या आया है? ये 156 डायरेक्ट एक लाइन के अंदर हमने लिख दिया। कैसे लिख पाए हम लोग एक लाइन में? क्योंकि हमें रेशियो की, परसेंटेज की, हर चीज की समझ थी तो भाई हम लोग डायरेक्ट लिखते चले गए। नहीं, इसी को आप लोग करते हो तो एक पन्ने में इसकी कैलकुलेशन करते रहो अलग अलग से। पहले परसेंटेज निकाला, फिर रेशियो निकाला, फिर ऐसे निकाला। इस तरीके से हम लोग कब तक करते रहेंगे? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिखना सीखा कि कैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यही सीखना था हम लोगों को यहाँ पे। तो 2007 में पास मेल्स की संख्या आ गई 156। फिर क्या बोल रहा है? फिर मुझसे पूछा गया 2007 में परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल उम्मीदवारों की संख्या पूछी गई है मेरे से। तो मैं पीछे जाता हूँ कि डीआई में क्या दिया हुआ है मुझे। 2007 में चला गया मैं। 2007 में क्या जो पास हुए लोग हैं उनमें मुझे मेल और फीमेल में रेशियो दिया है कि नहीं दिया है? 2:3 दिया है मुझे मेल और फीमेल के अंदर, जो लोग पास हो गए उनमें। और जो लोग पास हुए हैं उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 156 है। और पास में पुरुष और महिला के बीच में अनुपात कितना है? 2:3 है। इसका मतलब क्या मुझे 2 रेशियो की वैल्यू नहीं दे रखी, क्योंकि मेल का जो रेशियो है वो यही 2 है। ठीक है, इसका मतलब मुझे 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से डिवाइड कर दिया। मुझे कुल संख्या पूछी है ना, तो सबसे पहले पास होने वाले पूछ लेता हूं। अब कुल रेशियो कितना है? 5। तो मुझे तो कुल संख्या निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 5। अब ये किस चीज का नंबर आया है? ये जो नंबर आया है ये पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आ गई, कि पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आ गई। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है? मुझे क्या पूछा गया? परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप मुझे ये बताओ 2007 में कितने प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए हैं और फेल हुए हैं? 50% फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए? 50% हुए। अब मेरे पास में ये क्या है? ये पास हुए उम्मीदवारों की संख्या है। लेकिन ये इसका मतलब क्या? ये 50% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 50% से डिवाइड। तो टोटल कुल क्या होगा? 100%। तो 100% के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ये लो, ये कट जाएगा इधर से 2। 156 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। 15 मुझे 75, यानी 7500 प्लस 30, मतलब 750 प्लस 30 780। अभी एक क्वेश्चन था, मैंने इसमें रेशियो और ये बताने के लिए आपको इतना बड़ा कर दिया। बाकी में इसको और भी जल्दी हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, इतना बड़ा इसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको 2 लाइन में इसको कैसे लिखना है इन सारी चीज़ों को ये बताने के लिए मैंने इतना टाइम इसके अंदर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपके सामने सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन तो इसको तो जूम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर मैं देख लेता हूँ जितना जूम हो पाता है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सारे लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि वर्ष 2007 में, क्वेश्चन बोल रहा है यदि वर्ष 2007 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या और वर्ष 2009 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या के मध्य अनुपात 4:3 है, एवं वर्ष 2007 और 2009 में मिलाकर उत्तीर्ण पुरुषों की कुल संख्या 392 है, तो वर्ष 2007 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2009 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो भाई, मुझे दिया क्या है सबसे पहले देखते हैं। मुझे मेल का रेशियो दिया हुआ है किस किस में? 2007 में और 2009 में। कौन से मेल का? जो उत्तीर्ण हो गए, पास हुए ना, पास जो लोग, जो मेल पास हो गए, जो मेन पास हो गए, उसका रेशियो मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? 4:3 दिया हुआ है 2007 और 9 में। फिर आगे देखो, वर्ष 2007 और 9 में मिलकर उत्तीर्ण पुरुषों की कुल संख्या 392 दे रखी है। अगर कुल संख्या मुझे 392 दे देगा तो टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी है? 7। तो मुझे 7 रेशियो की वैल्यू दे दी एक तरीके से 392, टोटल रेशियो की वैल्यू दे दी। ठीक है, अगर 7 रेशियो की वैल्यू 392 है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं इसको? 7 को 392। ठीक है, 7 तो 5 35, 7 6 42, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2007 में मेल निकालने के लिए भी 56 से मल्टीप्लाई, ये 3 भी 56 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? ये 224 आ गया।
और ये 168 था। मतलब 2007 में पास मेल और 2009 में पास मेल आ गए मेरे पास में 100, 224 और 168। अब आगे चलते मुझे क्या पूछा गया, ये तो क्वेश्चन में जो दिया था उसी से निकल गया। अब पूछा गया है तो वर्ष 2007 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2009 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2007 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या मतलब टोटल निकालना है आपको। वर्ष 2009 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या मतलब उम्मीदवारों की संख्या नहीं कि टोटल संख्या होगी, पास फेल सब आगे उसमें का कितना प्रतिशत है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे को निकालना क्या है, 2007 में टोटल कितने थे और 2009 में टोटल, और 2009 में कितने टोटल थे उसका परसेंटेज निकाला और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। क्या मुझे यही करना है, यही चीज तो करनी है। तो मैं कर लेता हूं ये चीज। कैसे कर पाऊंगा भाई, टोटल तो है ही नहीं मेरे पास, तो देखते हैं कैसे करेंगे। डायरेक्ट निकालना चाहिए। सबसे पहले 2007 पे जाते हैं। 2007 में मुझे क्या पता है, पास मेल पता है मुझे, और तो कुछ पता ही नहीं है। पास मेल आए थे ना अभी 2007 के अंदर, कितना आए थे पास मेल, 224 आए थे, 224 मेरे पास इतना सा पता है बस। और पास मेल ये तो हो गए 2007 में, और 2009 में कितने थे, 2009 में हो जाएंगे 168। अब आ जाओ 2007 के अंदर क्या मामला दिया हुआ है हम लोगों को, पास मेल दिए हुए हैं। तो पास हुए मेल और फीमेल में रेशियो कितना दिया हुआ है 2007 में, क्या 2:3 नहीं दिया हुआ है मुझे, बताओ। मेल और फीमेल में 2:3 दिया हुआ है। तो मेरे पास में मेल की संख्या है, वो जो मेल की अगर संख्या है, मेन की संख्या है, पुरुषों की अगर मेरे पास संख्या है, तो इसका मतलब किसका रेशियो, कितना रेशियो पता है मुझे, 2 रेशियो की वैल्यू पता है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई, 224 है। 2 रेशियो की वैल्यू 224 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर दिया। करूंगी नहीं करूंगी डिवाइड बाई 2, ठीक है। टोटल कितना रेशियो है, टोटल रेशियो है 5, तो टोटल निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। अभी क्या आया है ये, अभी ये आया है कि कितने टोटल मिला के लोग पास हुए, वो टोटल आ गए। इसमें पुरुष भी आ गए, महिला भी आ गई, लेकिन मुझे तो टोटल निकालना है, पास भी होना चाहिए, फेल भी होना चाहिए। तो पीछे जाता हूं टेबल में फिर से। तो मुझे क्या दिया गया 2007 में, 50% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, मुझे मेरे पास तो पास वालों की संख्या है ना, मेरे पास तो पास वालों की संख्या है। पास कितने हुए, 50% हुए, तो टोटल निकाल दूंगा। पास अगर 50% हुए तो मेरे पास में संख्या कितने परसेंट की दे रखी है, 50% की दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 50 से डिवाइड। तो 100% की कितनी आएगी, 100 से मल्टीप्लाई। 1% निकाले 50 से डिवाइड। तो ये क्या आ गया बताओ, टोटल आ गए कि नहीं आ गए 2007 के अंदर। तो एक लाइन में लिखना सीखना है, अलग अलग नहीं कि अलग अलग निकालते फिर रहे, एक लाइन के अंदर लिख दिया। अब रेशियो निकालना है। 168 थे किसके अंदर 2009 में, क्या पास हुए मेल की संख्या थी। पीछे जाओ, पीछे जाके मैंने देखा 2009 के अंदर कि भाई 4:9 के अंदर पास और फेल हो रहे हैं मेल और फीमेल। तो मेरे पास कितने की वैल्यू दे रखी है, 4 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मेल का रेशियो कितना है 4 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 रेशियो की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दिया। टोटल कितना रेशियो दिया हुआ है वहां पे, 5:4 दिया हुआ है ना। तो टोटल कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 9 रेशियो की। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो 9 रेशियो की निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या आया है, ये तो पास हुए मेल प्लस फीमेल आ गए। पास हुए जितने भी टोटल मिला के लोग हुए वही आए हैं अभी तक। और मुझे क्या निकालना है, टोटल कितने लोग अपीयर हुए एग्जाम में, मुझे वो निकालना है। तो क्या देखूंगा मैं 2010 के अंदर, टोटल कितने लोग फेल हो गए, फेल हुए की संख्या दे रखी है। सबसे पहले यही बोला था मैंने कि सबसे पहले डीआई को ऑब्जर्वेशन करना है। 36% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, पास कितने हुए, एक सेकंड रुको, कौन से ईयर की बात कर रहा था मैं, 2009 की बात कर रहा था, सॉरी 2009 की बात कर रहे थे हम लोग, 2009 की कर रहे थे ना, हाँ 2009 की कर रहे थे, 10 की नहीं कर रहे थे। तो 2009 के अंदर कितने लोग फेल हो गए, 70% लोग फेल हो गए। और पास कितने हुए, इसका मतलब 30% पास हो गए। तो मुझे 30% की वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू कितनी है 30% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 30% से डिवाइड कर दिया। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो देखो 2007 के टोटल आ गए, ये 2009 के टोटल आ गए। मुझे तो 2007 का 2009 से कितना प्रतिशत है ये निकालना था, तो मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए। बताओ भाई इसको सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो फटाफट इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं फटाफट। देखो क्या आएगा, देखो ये 2 आ जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो ऊपर वाला मामला हो गया खत्म यहाँ तक, ठीक है। और ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ये वाला मामला भी खत्म यहाँ पे। ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8,
यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा नीचे 42 और ये आ जाएगा 2, 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 42 से कटेगा क्या? 42 से नहीं कटेगा, तो 21 से कटेगा। चलो तो एक काम करते हैं, इसको कितने से कटेगा ये? 2 से काट देते हैं, 7 से कट जाएगा। 7 से, 7 6 का 42, 7 एकम 7, 7 6 का 42। तो फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये हो गया 8। तो कुल मिला के ये आ गया 800/9। नीचे 9 ही बचा है ना, 3 और 3 9 बचा है। 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800/9 हो गया। तो कितना आ गया? 9 8 72, 9 8 72, 8 बच गया। तो 8/9%। ये लो। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, इसको ले आते हैं नीचे अपन, और नीचे ले आते हैं। चलो तो यहां से मैं एक बार मिटा देता हूं सारी चीजों को। ठीक है, तो इतना समझ में, ये डीआई आ गई अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं सबसे पहले। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि वर्ष 2008 में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या और वर्ष 2010 में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या के मध्य अनुपात 3:7 है, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या के बराबर है, तो 2008 और 2010 में मिलाकर उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ये पूछा आप क्वेश्चन को दिमाग में देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मुझे महिलाओं के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया। वैसे ही भाई अगर उत्तीर्ण महिलाओं के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया हुआ। दिया ही देखो आप लोग, ये जो लोग पास हो गए पुरुष और मेल, उसके अंदर परसेंट दिया हुआ है। ये मुझे कितने फेल हो गए और कितने पास हो गए उसका परसेंट इससे निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास टोटल है। तो बताओ, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे आप लोग 2008 में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 2010 में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या का रेशियो डायरेक्ट कुछ कैलकुलेट कर पाओगे? कर पाओगे डायरेक्ट कुछ कैलकुलेट? नहीं कर पाओगे अभी तक तो, ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। क्योंकि ये जिन सन की बात कर रहे हैं ना, 2008 और 2010 की, 2008 और 2010 की बात कर रहे हैं, 2008 और 10 के अंदर ये वाला रेशियो मिसिंग है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 2008 और, नहीं तो आप लोग सीधा निकाल देते। ये रेशियो मिसिंग है, अब रेशियो ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो ये रेशियो तो मिसिंग है। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन एक चीज दी हुई है, उनका रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 2008 और 10 का रेशियो दिया हुआ है महिलाओं का, उत्तीर्ण हुई जो उत्तीर्ण हो गई, जो पास हो गई महिलाएं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:7। पर आगे क्या बोल रहे हैं, एवं वर्ष 2008 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, जो पास हो गए ना पुरुष, उनकी संख्या 2010 में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो अब यहां से किसी भी तरीके से हम डायरेक्ट कोई भी डाटा लेके कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें एक बात का तो पता है, 2008 और 10 के महिला और पुरुषों के अंदर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वो भी कौन कौन से? उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या और उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या, और यहां पे उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या, उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो क्या यहां से इस टेबल से आप लोग जो पास हो गए मेल प्लस फीमेल, जो पुरुष भी और महिलाएं टोटल जो पास हो गए, क्या वो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते इस परसेंटेज से? 2008 7 और इसके अंदर कौन सी? 2008 और 10 की बात करें ना, 2008 और 10 में, क्योंकि 480 लोग अगर अपीयर्ड हुए, 40% फेल हो गए, तो 60% क्या हो गए? पास हो गए। 900 लोग अपीयर्ड हुए, 36% फेल हो गए, तो 64% पास हो गए। इसका मतलब मेरे पास ये टोटल है, बाकी मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं 2008 में महिलाओं की संख्या 3x और 7x मान लेता हूं। बताओ ये मान पाऊंगा नहीं मान पाऊंगा? 3x और 7x मान लेता हूं, ठीक है। और जो पुरुषों की संख्या है 2008 और 10 में, वो दोनों क्या है? बराबर है। तो पुरुषों की संख्या दोनों जगह पे क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। अब मेरे पास एक चीज आ गई कि 2008 की अगर मैं बात करूं तो उसमें महिला है पास हो गई जो 3x, और पुरुष कितने हैं? y हैं जो पास हो गए वो। तो जो पास हो गए वो 2008 के अंदर संख्या निकालो। 2008 में कितने लोग पास हुए? 480 का 60% पास हो गए, 40% फेल हो गए, तो 60% पास हो गए। तो कितना आएगा? 48 मल्टीप्लाई बाई 6, ये तो आएगा 60%। 100 निकोगे तो 0 से 60 का 0 कट जाएगा, इसका 0 कट जाएगा। ये कितना आ गया? देखो इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ। 48 मल्टीप्लाई बाई 6 आपको डायरेक्ट लिखना है, 66 48 और 28, तो ये आ गया 288। तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि 2010 की अगर बात करता हूँ तो 7x प्लस y, ये टोटल हो जाएगा।
2010 में देखो भाई टोटल कितने पास हुए हैं। 2010 में 900 में से 36% तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए 64%, यानी कि 64 गुणा 9, 64 गुणा क्या होगा 9 चौक 36, 6 निम 54 और 57 576। लो इतनी बात सबको समझ में आ गई। किसकी वैल्यू चाहिए भाई मुझे, 2008 और 10 में मिलाकर उत्तीर्ण महिलाओं की कुल संख्या। उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या किससे निकलेगी, x से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं मैं, y को हटा दूं, x की वैल्यू निकालने के लिए y को हटा दूं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूं मैं, ये लो माइनस किया तो 7x में से 3x गया तो 4x, y और y ये यहाँ पे कट जाएगा, 576 में से 288 जाएगा तो 288 बचेगा। तो x बराबर क्या हो गया 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 आ गया। मेरे को क्या पूछा गया 2008 और 10 में मिलाकर उत्तीर्ण महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 3x और 7x का प्लस यानी 10x, और 10x कितना होगा, x की वैल्यू 72 रख दो तो 720 आ जाएगा। 720 आ जाएगा ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारी डीआई को थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं। चलो तो यहाँ पे एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन 2011 नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स आर 125% ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन 2008। 2011 की बात हो रही है, जबकि टेबल में 2011 है ही नहीं, टेबल में 2011 है ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है 2011 में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का 125% है। तो 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं बताओ, 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवार निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं, 480 कितने हैं टोटल उम्मीदवार है, उसमें से 40% क्या हो गए फेल हो गए, पास कितने हुए 60% पास हुए। तो पास हुए उम्मीदवार कितने हो गए 60%, 480 का 60% का मतलब 48 मल्टीप्लाई बाई 6। ये तो क्या हुआ, क्या आया है मेरे पास में, यह आया 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसके थ्रू क्या चाहिए, यदि वर्ष 2011 में परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या है 125% है, मुझे तो इसका 125% चाहिए ताकि मैं 2011 में का वो निकाल लूँ, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल दो। इसका 125% निकाल दिया मैंने, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 छिके 72, 5 छिके 30, 12 360 आ गया, कुछ 360 आ गया हो गए, 12 पंजो 60, 6 36, 360 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया मेरे पास में 2011 में पास लोगों की संख्या आ गई मेरे पास, कितने लोग पास हुए थे 2011 के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है बस आप लोगों को, इधर उधर नहीं देखना है कुछ भी। उसके बाद में क्या बोला, तो वर्ष 2011 में अनुत्तीर्ण महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अनुत्तीर्ण पुरुषों और अनुत्तीर्ण महिलाओं उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 7:3 है। अब 2011 में ये पूछ लिया मेरे से कि तो 2011 में अनुत्तीर्ण महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अनुत्तीर्ण पुरुषों और अनुत्तीर्ण महिलाओं की उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 7:3 है। अब सबसे पहले ये तो आए कि जो फेल हो गए, टोटल फेल कितने हुए वो तो आए मेरे पास में, तभी तो निकालूंगा। अब ये तो पास हुए आ गए, तो या तो टोटल कितना टोटल है वो निकल आए मेरे पास में, या फिर टोटल फेल कितने हुए वो पता चल जाए, तभी तो इस रेशियो को यूज में ले पाऊंगा, ऐसे तो नहीं ले पाऊंगा। तो बोल रहा है वर्ष 2011 में, आगे क्या बोल रहा है, में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2010 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से 376 कम है। 2011 में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2011 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दी गई है, ये पास नहीं, 2011 में टोटल दिया हुआ है, सॉरी टोटल दिया हुआ है। अब पास अब निकालेंगे 2011 में पास कितने हुए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से 2011 में पास कितने हुए, कितने पास होंगे 2011 में। वर्ष 2011 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण होने वाले का 376 कम है। वर्ष 2010 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं बताओ, 900 है, 900 में से 36% फेल हो गए, तो कितने उत्तीर्ण हो गए, कितने पास हो गए 64% पास हो गए। तो पास कितने होंगे 2010 में 64 गुणा 9, 9 चौक 36, 6 निम 54 और 57 576। लेकिन 2011 में जो पास है वो इसके बराबर थोड़ी है, इससे कितना कम है 376 कम है, तो 376 माइनस कर दो तो कितना बचा 200 बचा। तो 2011 में पास कितने हुए 200 पास हुए,
टोटल 360 थे, 200 उसमें से पास हो गए, तो फेल कितने हुए? माइनस कर दो 360 में से 160 फेल हो गए। अब ये जो 160 फेल हुए हैं उनमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 7:3 है। तो टोटल 10 रेशियो की वैल्यू मुझे दे रखी है, टोटल की तो दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना होगी? 10 का डिवाइड लगा दूं। पूछा क्या गया है? अनुत्तीर्ण महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 रेशियो की वैल्यू से डिवाइड करें, एक रेशियो की वैल्यू आ गई। महिलाओं का अनुपात क्या है? 3 है। अनुत्तीर्ण पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों का, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक या कम है? 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो सबसे पहले देखो 2008 में कितने लोग उत्तीर्ण हुए वो निकालना है हम लोगों को। 2008 में टोटल लोग कितने हैं? एक सेकंड रुकिएगा, टोटल लोग कितने? 480। कितने लोग फेल हो गए? 40% लोग फेल हो गए। पास कितने हुए? पास कितने हुए भी? 60% लोग पास हुए। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? कितने प्रतिशत 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2010 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितना ज्यादा है कितना कम है? तो 2008 में कितने लोग उत्तीर्ण हो गए? कितने लोग उत्तीर्ण हो गए? 60%। किसका? 480 का। तो 480 का 60% का मतलब 48 गुणा 6, कितना आ जाएगा? 288 आ गया। पीछे चलो, फिर क्या बोला? 2010 में कितने लोग उत्तीर्ण हुए? 2010 में देखो कितनी संख्या है टोटल? 900 संख्या। उसमें से 36% क्या हो गए? फेल हो गए। तो पास कितने हुए 2010 में? 9 गुणा 64, कितना आ गया? 576 आ गया। अब पूछ क्या रहा है आप लोगों से? पूछ रहा है 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 2010 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? बताओ 2008 में कम है या ज्यादा है? 2008 की जो संख्या है वो कम है या ज्यादा है? ठीक है, 2008 की कम है। कितना कम है 576 से भाई? 576 माइनस 288। और कम का परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? कम का परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? ज्यादा वाले पे निकलता है। तो 576 पे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 288, और 288 को इससे काटोगे तो सीधा ये 2 बार कट जाएगा, डबल है इसका। तो ये 2 को 100 से काटोगे तो आंसर कितना आ गया? 50%। 80% नहीं है, 50%। एक सेकंड रुकना। हाँ, इसको अगर काटोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.